नमस्कार। श्री कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। और आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहले यहाँ ये जो मानचित्र भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये मानचित्र जो दिखाई दे रहा है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। उत्तरी या नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त करें उससे पहले इसके खोज के बारे में बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की खोज कब, कैसे और किसने की। तो सबसे पहले खोज। देखिए 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। खोजकर्ता का नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। असल में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज करने के लिए नहीं गया था। बात यह थी कि 15वीं शताब्दी में जब यूरोपीय जो व्यापारी थे उनका रास्ता जो पूर्वी देशों के साथ में यानी एशिया के देशों के साथ में जो व्यापारिक मार्ग था वो इस्तांबुल नगर पर तुर्कों का अधिकार हो जाने की वजह से यूरोपियंस का व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया था। क्योंकि पहले तो जो इस्तांबुल था जिसका प्राचीन नाम कुस्तुनतुनिया था, जिसे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बसाया, इसलिए उसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है और कुस्तुनतुनिया उसको हिंदी में कहा जाता है। वर्तमान में उस शहर का नाम इस्तांबुल है जो कि तुर्की देश में है और ये दुनिया का एक अकेला ऐसा शहर है, इस्तांबुल की बात कर रहा हूं, जो 2 महाद्वीपों में स्थित है। यानी उसका कुछ पार्ट यूरोप में है, बाकी एशिया महाद्वीप में है। ये डोर्डेनल्स स्ट्रेट पर है। यानी जहां काला सागर का पानी भूमध्य सागर से मिलता है उस जलसंधि का नाम है डोर्डेनल्स। वहां से होकर के यूरोप से एशिया की तरफ स्थल मार्ग जाता था। वो स्थल मार्ग पर तुर्कों का अधिकार हो गया 1451 और 53 के बीच में। तब यूरोपियंस का पूर्व की ओर जाना मुश्किल हो गया। तो ऐसी स्थिति में उनको पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश थी, स्पेशली भारत के लिए। और वो मार्ग खोजने का प्रयास यूरोपियों ने शुरू किया। जल मार्ग के रूप में उन्होंने मार्ग खोजने का प्रयास किया और सबसे पहला प्रयास जो हुआ था वो 1486 में हुआ। 1486 में सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज नाम का एक नाविक था जिसने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज करने का प्रयास किया। लेकिन वो, जैसा कि अभी पिछली क्लास में मैंने अफ्रीका महाद्वीप का एक पॉइंट बताया था, सबसे साउदर्न पॉइंट, उसका नाम था केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरीप। तो उत्तम आशा अंतरीप तक ही बार्थोलोम्यू डियाज पहुंचा और उसको वापस वहां से लौटना पड़ गया और भारत के लिए जलमार्ग नहीं खोज पाया। फिर दूसरा प्रयास किया मिस्टर कोलंबस ने, ये क्रिस्टोफर कोलंबस। ये ज्योतिष में विश्वास करने वाला व्यक्ति था और इसके ज्योतिष ने इसको बताया था कि आपके भाग्य में भारत के लिए मार्ग खोजना लिखा है, लेकिन उसके लिए आपको यात्रा पश्चिम की ओर करनी पड़ेगी। जबकि भारत तो पूर्व में था, यूरोप से पूर्व में जाए तो भारत आएगा। लेकिन यह सबको पता था कि पृथ्वी गोल है, दुनिया गोल है, यहां यूरोप है और यहां पर अगर इंडिया है तो इधर से जाया जा सकता है तो इधर से भी आया जा सकता है। यह बात उसको समझा दी उसके ज्योतिष ने कि आप पश्चिम की ओर यात्रा करके जाइए तो भारत के पश्चिमी तट पर जाइए। कोलंबस को लगा कि अटलांटिक महासागर के पार इंडिया है। उस समय किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि यूरोप के पश्चिम में स्थित अटलांटिक महासागर के आगे भी और महाद्वीप है, उसके आगे और महासागर है। इतनी जानकारियां 15वीं शताब्दी में नहीं थी। यूरोप, एशिया और अफ्रीका ये आपस में जुड़े हुए महाद्वीप थे। यहां के बारे में ही जानकारी थी। अमेरिका के बारे में इस दुनिया के लोगों को कोई खबर नहीं थी और न ही अमेरिका वालों को इनके बारे में कोई जानकारी थी। तो
जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो अटलांटिक महासागर में पश्चिम की ओर यात्रा करने लगा, और पश्चिम की ओर यात्रा करते करते लगभग 1 महीने की लंबी यात्रा के बाद में वो, ये यूरोप इधर है तो वो यूरोप से इधर है, उसको जाना तो था इंडिया, और पश्चिम की ओर यात्रा करते करते वो यहां पहुंच गया। यहां पर ये जो द्वीप है इसका नाम है बहामा द्वीप। ये बहामा द्वीप है जो वेस्ट इंडीज का एक द्वीप है। अभी इसके बारे में, वेस्ट इंडीज के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो बहामा द्वीप पर क्रिस्टोफर कोलंबस यहां पहुंच गया और उसने सोचा कि मैं भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच गया हूं, इसलिए उसको नाम दे दिया वेस्ट इंडीज, पश्चिमी द्वीप समूह, इसलिए उसने इस जगह को वेस्ट इंडीज कहा। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो इंडिया नहीं है, ये तो एक नई जगह की खोज हो गई है जिसके बारे में पहले से जानकारी नहीं थी, और इस तरह से एक नए महाद्वीप की खोज हो गई जिसे हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। और यह घटना जो है 1492 ईस्वी की है। तो 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली। चूंकि इस दुनिया के बारे में पहले किसी को जानकारी नहीं थी, इसलिए इस दुनिया को कहा गया नई दुनिया। इसलिए अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। पुरानी दुनिया का मतलब एशिया, अफ्रीका और यूरोप, और नई दुनिया का मतलब हो जाता है अमेरिका महाद्वीप। तो ये अमेरिका महाद्वीप जो है, इस तरह से इसकी खोज हो जाती है। अब बात करते हैं इसके नामकरण की। अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिका कैसे पड़ा? हालांकि इसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस केवल यहां द्वीपों तक ही सीमित रहा। भीतरी भाग जो अमेरिका महाद्वीप के है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी। और यहां पर ये दूसरा जो अमेरिका महाद्वीप है जिसे दक्षिणी अमेरिका के नाम से जाना जाता है, ये और उत्तरी, इन दोनों अमेरिका महाद्वीपों में क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं गया, वो केवल द्वीपों से ही वापस लौट गया था। बाद में एक इटालियन नाविक था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुक्की। अमेरिगो वेस्पुक्की, कुछ जगहों पर आपको वेस्पुस्सी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अमेरिगो वेस्पुक्की नाम का एक इटालियन नाविक था। उसने दोनों महाद्वीपों की, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के भीतरी भागों की यात्रा की, और उसी अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका या अमेरिका रखा गया। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में, और अमेरिका का नामकरण अमेरिगो वेस्पुक्की इटालियन नाविक के नाम पर यह नामकरण हो गया। तो ये तो हुआ अमेरिका का इतिहास। अब हम बात करते हैं अमेरिका की भौगोलिक स्थिति की, कि ये कहां पर स्थित है और इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से सागर या स्थलखंड जो भी है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो ये जो अभी आपको सामने ये बोर्ड पर जो आपको महाद्वीप दिखाई दे रहा है, इस महाद्वीप के उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम की स्थिति में बता देता हूं। सबसे पहले उत्तर में, ये उत्तर में आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक, जब मैंने पहले दिन संसार का मानचित्र समझाया था तब मैंने समझा दिया था कि ये सबसे उत्तर में जो है वो आर्कटिक महासागर है। इसके पूर्वी भाग में ये जो हिस्सा है ये अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक है।
अटलांटिक महासागर, या जिसे हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं, आर्कटिक, अटलांटिक। और दक्षिण में यह जो आपको जगह दिखाई दे रही है, ये यहां पर यह जो जगह है, ये असल में दूसरा जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वो है। तो ये दक्षिणी अमेरिका है दक्षिण में, उत्तरी अमेरिका के ठीक दक्षिण में दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है, जिसके बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और इसके पश्चिम में तो ये प्रशांत महासागर है, इसके पश्चिमी भाग में जो है ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो दो महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, तीसरी ओर तीसरा महासागर आर्कटिक महासागर, या जिसे हम उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से जानते हैं। और चौथी ओर एक और विशाल महाद्वीप जिसे दक्षिणी अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ये चारों ओर से इस तरह से घिरा हुआ है। ये नॉर्थ अमेरिका की स्थिति है धरती पर। अब इसकी अक्षांशीय स्थिति अपन जानने की कोशिश करें तो यहां से जहां से नॉर्थ अमेरिका शुरू होता है, तो ये जो जगह है ये लगभग जो है 7 डिग्री उत्तरी अक्षांशी, 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और यहां से लेकर के ये नॉर्थ में यहां तक लगभग 80 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका कोई भी हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा जो है इसके दक्षिण में से होकर के गुजरती है, जहां पर दक्षिणी अमेरिका है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका यहीं तक है। और इसके उत्तर में जो ये पूरा का पूरा गोलार्ध है वो उत्तरी गोलार्ध है, क्योंकि ये 60 डिग्री उत्तरी से लेकर के और 80 डिग्री उत्तरी तक है। तो पूरा का पूरा अमेरिका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है, भूमध्य रेखा इसके दक्षिण में रह जाती है। और जो कर्क रेखा है जिसे अपन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं, वो यहां से होकर के गुजरती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां तक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का जो हिस्सा है, इसे अपन उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो 23.5 7 से लेके 23.5 तक वाला ये भाग, यानी नॉर्थ अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा, जिसे राजनीतिक दृष्टि से मध्य अमेरिकी देशों के नाम से जाना जाता है। ये मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका का कुछ हिस्सा, बाकी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास, और इसके अलावा पनामा जो कंट्री है, ये जो देश है ये सारे के सारे उष्ण कटिबंध में स्थित है, क्योंकि ये 0 डिग्री के और कर्क रेखा के बीच में स्थित है। इसके उत्तर में यहां से लेकर के और 66.5 तक का जो हिस्सा होता है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है। और नॉर्थ का जो उत्तर का जो हिस्सा है ये कनाडा देश है, कनाडा वाला और अलास्का वाला, ये शीत कटिबंध में है, यानी कि यहां लगभग साल भर बर्फ रहती है। तो कुल मिलाकर के उष्ण, शीतोष्ण और शीत तीनों कटिबंध है, लेकिन गोलार्ध एक ही है और वो है उत्तरी गोलार्ध। 3 काल्पनिक रेखाएं जो प्रमुख है जिनमें हम बात करते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। उनमें से केवल कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, केवल वही रेखा इस उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में से होकर के गुजरती। तो कुल मिलाकर के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति ये समझ में आ गई हमें। और अगर हम देशांतरों की बात करें तो ये पश्चिमी देशांतरों में 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच यूरोप से निकलती है, उसके बाद अटलांटिक और फिर अमेरिका, ये पश्चिमी देशांतरों में है। और हमारा जो इंडिया का टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे हम IST बोलते हैं, उससे अमेरिका जो है लगभग 11 घंटे पीछे चलता है। जब यहां दिन होता है तब वहां रात होती है। इसके बारे में कभी अपन अक्षांश देशांतरों के बारे में चर्चा करेंगे तब बताएंगे। फिलहाल के लिए अपन उत्तरी अमेरिका का भूगोल पढ़ रहे हैं और ये स्थिति हमने समझ ली। अब इसके जो भौतिक प्रदेश है, वहां का धरातल कैसा है, उसकी विशेषताएं क्या है, उनके बारे में अपन चर्चा करें। तो सबसे पहले आप देखिए, ये यहां पर ये महासागर वगैरह में ये साफ कर रहा हूं क्योंकि ये दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट यहां लिखने के काम आएगा। स्पेस
तो ये जगह आप समझ गए अच्छी तरह से कि अमेरिका महाद्वीप के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन से महासागर या महाद्वीप स्थित है। अब इसके भौतिक जो प्रदेश है उनको मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा जाता है, मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा जाता है। और 4 भागों में जो इसका सबसे उत्तर वाला हिस्सा है, मैं यहां पर हल्की सी लाइन बनाता हूं, ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये नॉर्थ वाला, ये जो इसका हिस्सा है, इस हिस्से को लारेशियन सिल्ड कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लारेशियन सिल्ड। जब मैंने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारी दी थी तब मैंने एक चीज बताई थी कि पहले पूरी की पूरी दुनिया एक महाद्वीप में थी जिसे पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया टूट करके 2 भागों में विभक्त हुआ। उत्तरी भाग जो है वो अंगारा लैंड कहलाया या लारेशिया उसे कहा गया, और दक्षिणी भाग जो था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। और गोंडवाना लैंड से अलग होकर के अफ्रीका और बाकी महाद्वीप बने, और अंगारा लैंड या लारेशिया से अलग होकर के यूरेशिया यानी यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बने। तो उसी के नाम पर, लारेशिया के नाम पर ही इस जगह का नाम, ये जो जगह है इसे लारेशियन सिल्ड कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन भूभाग इसे ही माना जाता है। जैसे अपने इंडिया के बारे में कहते हैं कि इंडिया का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है, तो हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार या जिसे दक्कन का पठार कहा जाता है, वो है। ठीक उसी तरह से अमेरिका का सबसे प्राचीन जो भूभाग है ये उत्तर वाला भाग है, यानी कनाडा वाला हिस्सा है, इसे लारेशियन सिल्ड के नाम से जाना जाता है। एक बात। दूसरी बात, यहां से उत्तर से दक्षिण की ओर यह जो जगह है, ये वाली जगह, इसे इस जगह को कार्डिलेरा कहा जाता है। इसे कार्डिलेरा कहा जाता है। कार्डिलेरा का मतलब होता है ज्वालामुखीय गतिविधियों के परिणाम से जो स्थल आकृतियां निर्मित हो गई है, जिसमें बहुत सारी पहाड़ियां, पर्वत श्रृंखलाएं, पठार आदि शामिल होते हैं, उसे कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह जो यहां वाला हिस्सा है, पूर्व वाला, ये यहां पर एक पर्वतमाला है, इसे अपलेशियन पर्वतमाला कहते हैं। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र, अपलेशियन पर्वतमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्वतमाला पूरी दुनिया की। जब भी भूगोल की अपन बात करते हैं, आप जब अरावली को राजस्थान में पढ़ोगे तो आपको अपलेशियन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अरावली के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो यह बात बताई जाती है कि अरावली पर्वतमाला विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है, यानी दुनिया का सबसे पुराना जो पर्वत है वो अरावली है, जो प्री कैम्ब्रियन कल्प का है। प्री कैम्ब्रियन का मतलब नियर अबाउट 65 ईयर्स, करोड़ ईयर्स, 65 करोड़ साल पहले, 65 करोड़ साल पहले ये पर्वत बन गया था। इसे प्री कैम्ब्रियन कल्प कहा जाता है। और उस काल में जब अरावली पर्वत बना था, उसी की समकालीन पर्वतमाला ये अपलेशियन पर्वतमाला है। जब सवाल पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की समकालीन या अरावली पर्वतमाला के जैसी पर्वतमाला दुनिया में दूसरी कौन सी है, तो यस, नॉर्थ अमेरिका में स्थित अपलेशियन पर्वतमाला ही वो पर्वतमाला है जिसकी तुलना हम अक्सर अरावली से किया करते हैं, यानी कि अरावली की जुड़वा बहन यहां है। और संभवतया यहीं से टूट करके किसी जमाने में पेंजिया विभक्त हुआ, तब अंगारा और जो गोंडवाना लैंड थी वो अलग हुई होगी। खैर, यहां पर ये जो जगह है ये अपलेशियन पर्वतमाला के नाम से जानी जाती है, जो कि प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। और ये जो बचा हुआ बीच का हिस्सा है, ये विशाल मैदान है, इसे मध्य का मैदानी हिस्सा कहा जाता है। मध्य का मैदान जो अमेरिका में खासतौर से मक्का, गेहूं, तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये गेहूं, मक्का यानी अनाज की खेती, तंबाकू की खेती यहां पर बहुतायत से की जाती है। ये अमेरिका का मध्य का मैदानी भाग जो है ये है। तो इस तरह से ये हमने इसकी भौतिक विशेषताएं पढ़ ली। इसका धरातल कैसा है अमेरिका का, ये हमने पढ़ लिया मोटे तौर पर। अब इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं
कौन कौन सी नदियां हैं, क्या मरुस्थल है, क्या पठार है, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने मोटा मोटा पहले आपको ये बता दिया था कि कौन कौन सा महासागर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में है, लेकिन इसका जो ये तट है, इस तट के सहारे सहारे और कौन सी खाड़ियां हैं, क्योंकि अभी नदियों की बात करेंगे तो उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये चारों चीजें आपने समझ ली। लारेशियन शिल्ड नॉर्थ वाला हिस्सा, कार्डिलेरा पश्चिम वाला हिस्सा, मध्य वाला जो है ये प्लेन है, और पूर्वी भाग जो है वो अपलेशियन माउंटेन्स रेंज है। ये उत्तरी अमेरिका का भूगोल हुआ। अब इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही यहां देखिए, मैं क्योंकि इसमें ज्यादा देश नहीं है, इसमें बहुत कम देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, इसलिए मैं थोड़ा सा इन देशों के बारे में जानकारी दे दूं ताकि नदियां और वो बताते समय ये न बताना पड़े कौन से देश में कहां। तो ये जो देश आपको सबसे नॉर्थ में दिखाई दे रहा है, ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा का पूरा उत्तरी, ये कनाडा देश, ये कनाडा है और इसकी राजधानी ओटावा है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, एक बात। दूसरी बात, ये जो इसकी तटरेखा है, समुद्र के साथ में इसकी जो सीमा बनती है, ये दुनिया में सबसे लंबी है। यानी कि अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है, कनाडा है। दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा है, और सबसे छोटी तटरेखा वाला देश जिब्राल्टर है, जिसके बारे में जब यूरोप के बारे में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो ये कनाडा हुआ। इसके ठीक दक्षिण में, या ये जो अमेरिका का बीच वाला हिस्सा है, ये जो देश है, इस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम कहते हैं, यही है वो देश। अमेरिका पूरा महाद्वीप है, संयुक्त राज्य अमेरिका ये है, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। इसके ठीक दक्षिण में यह जो आपको देश दिखाई दे रहा है, ये मैक्सिको है। ये देश जो है मैक्सिको है, और इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी ही है। और इस मैक्सिको के दक्षिण में यहां पर यह देश दिखाई दे रहा है, ये ग्वाटेमाला है। ग्वाटेमाला, जहां माया संस्कृति विकसित हुई थी। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। और सबसे दक्षिणी जो ये देश आपको दिखाई दे रहा है, ये पनामा है, और इसकी राजधानी भी पनामा सिटी ही है। इसके अलावा यहां पर होंडुरास है, कोस्टारिका है, ये और छोटे छोटे देश है, लेकिन जो प्रमुख देश है वो यहां पर है। तो ये अमेरिका महाद्वीप के मुख्य देश हुए। अब यहां पर ये जो देखो आपको ये खाड़ी नुमा ये जगह दिखाई दे रही, ये तो ये जो खाड़ी है, इसे हडसन की खाड़ी कहते हैं। ये खाड़ी कौन सी खाड़ी है, ये वाली खाड़ी, ये हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी। और यहां पर ये जो खाड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये तो ये खाड़ी जो है, ये मैक्सिको की खाड़ी है, इसे मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। ये मैक्सिको की ही खाड़ी है। तो वो हडसन की खाड़ी और ये मैक्सिको की खाड़ी। और हडसन की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी के अलावा यहां पर ये एक खाड़ी और दिखाई दे रही, ये तो ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ये कैलिफोर्निया पेनिनसुला यानी कि कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है जो मैक्सिको और कैलिफोर्निया के बीच में। तो ये कैलिफोर्निया स्टेट है, और उसकी खाड़ी यहां पर मैक्सिको और कैलिफोर्निया के बीच में कैलिफोर्निया की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ में यहां पर ये एक खाड़ी और है, जो कि ये हडसन की खाड़ी से इधर आपको दिखाई दे रही है। यहां पर ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम जो है सेंट लारेन की खाड़ी है, सेंट लारेन। ये सेंट लारेन रिवर के नाम पर इस खाड़ी का नाम सेंट लारेन खाड़ी है, क्योंकि सेंट लारेन रिवर, अभी मैं बताऊंगा, वो यहां आकर के अपना पानी डालती है। इसके बाद में ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये एक
द्वीप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, और ये आर्कटिक महासागर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। भौगोलिक स्थिति अमेरिकी महाद्वीप के पास है, हालांकि ये तो द्वीप है, महाद्वीप से अलग है, लेकिन इसे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में शामिल किया जाता है क्योंकि ये इसके निकट है, परंतु राजनीतिक दृष्टि से ये अमेरिका का हिस्सा नहीं है। इस पर जिस देश का नियंत्रण है उस देश का नाम है डेनमार्क, उस देश का नाम है डेनमार्क। यानी कि ग्रीनलैंड अमेरिका का पार्ट नहीं है, ग्रीनलैंड अमेरिकी महाद्वीप के पास में है, लेकिन इस पर नियंत्रण कब्जा किसका है, डेनमार्क का है, जो कि यूरोप का एक कंट्री है जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है डेनमार्क की। और न केवल ये ग्रीनलैंड ही, इसके पास में और भी छोटे छोटे जो द्वीप है जिनके ऊपर आज भी ग्रीनलैंड का कब्जा है। तो ये ग्रीनलैंड हो गया, और ये छोटे छोटे और द्वीप है, जो ये सारे के सारे द्वीप जो कनाडा देश के हैं। लेकिन यहां ये जो आपको जगह दिख रही है, ये देखिए यहां पर ये लाइन खींची हुई है, यानी ये बॉर्डर है, तो ये जो हिस्सा है कनाडा से अलग है, ये हिस्सा कनाडा से अलग है। और ये जो जगह है ये अलास्का है जी, ये अलास्का है, इसे अलास्का के नाम से जाना जाता है। और ये अलास्का जो है ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टेट है, न कि कनाडा का है। हालांकि कनाडा के उत्तर में है, लेकिन यह बात ध्यान रहे अलास्का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है, न कि कनाडा का। तो ये हो गया अलास्का। तो ये देश जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख कंट्रीज है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ताकि अन्य जो पहाड़ या नदियों के बारे में बताऊं तो दिक्कत ना आए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इस महाद्वीप की प्रमुख पर्वतमालाएं, पर्वत श्रेणियों की बात सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, यहां से ये इसके पश्चिम में ये पर्वतमाला है। ये जो पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला का नाम है रॉकी पर्वतमाला। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे ऊंची पर्वतमाला यही है। रॉकीज पर्वतमाला या रॉकी पर्वतमाला जो है वो नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख पर्वतमाला है, जो इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग से में उत्तर से दक्षिण विस्तृत है, पश्चिमी भाग में है, और नॉर्थ से साउथ की ओर विस्तृत है। और यहीं पर एक पर्वतमाला और है, ये इसका नाम है अलास्का पर्वत श्रेणी। जैसा कि इस जगह का नाम है अलास्का पर्वत श्रेणी है, वो यहां पर है। और यहां पर मैं अभी पहले ही बता चुका हूं कि एक पर्वतमाला है जिसका नाम है अपलेशियन। तो ये अपलेशियन पर्वतमाला यहां पर, और छोटी मोटी पर्वत श्रेणियां हैं, लेकिन प्रमुख तीन, अपलेशियन पूर्व में, रॉकी पश्चिम में, और ये उत्तर पश्चिम में अलास्का पर्वतमाला। इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यहां अलास्का में है। इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहां है, इस अलास्का में ही है, और इसका नाम है माउंट मैंकिले। माउंट मैंकिले, मैंकिले जो है नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है। 6200 मीटर के लगभग माउंट मैंकिले की हाइट है। तो ये माउंट मैंकिले अलास्का में है। तो कुल मिलाकर के रॉकी, अपलेशियन, अलास्का और सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैंकिले, ये अलास्का में। अलास्का माने कि यूएसए का पार्ट है, न कि कनाडा का। तो माउंट मैंकिले अमेरिका में ही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये बात हो गई इसकी पर्वतमालाओं की। अब बात करते हैं इसकी झीलों की। तो ये जो जगह है, ये जगह
यहां कनाडा और यूएसए। इस यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर यहां पर जो है 5 जिलों का एक समूह है। इस तरह से 5 जिले हैं यहां पर, एक ही नहीं है, 5 जिले हैं और इन 5 जिलों के समूह को सम्मिलित रूप से महान झील क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि महान झील क्षेत्र कहां पर है, तो महान झील क्षेत्र जो है वो नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप में है और इस क्षेत्र में कुल मिलाकर के 5 जिले हैं जो कि कैनाल्स यानी कि नहरों के माध्यम से आपस में ऐसे जुड़ी हुई है और ये आगे जाकर के ये नदी मार्ग से सेंट लॉरेन रिवर से जुड़ी हुई है और अटलांटिक महासागर तक ये जलमार्ग प्रदान कर देती है, मध्य अमेरिका से लेकर के और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन तक, उत्तरी अटलांटिक महासागर तक ये रास्ता बना देती है और फिर उत्तरी अटलांटिक से यूरोप के लिए दुनिया का सबसे व्यस्त जलमार्ग, महासागरीय जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है, इससे सीधा ये जुड़ा है और यह जो जलमार्ग है ये अंदर आता है। खैर, यहां पर जो ये 5 झीलें हैं इनकी वजह से इसको महान झील क्षेत्र कहते हैं। अब ये 5 झीलें कौन कौन सी है, इनमें सबसे पहली एक नंबर पर लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर कभी प्रश्न आ जाए दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, तो उत्तर है लेक सुपीरियर या सुपीरियर झील। कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप में स्थित सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की, ताजे पानी की झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील में पहले चर्चा कर चुका हूं कि यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर स्थित कैस्पियन सागर लेक जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। एक दूसरी जो झील है यहां पर उसका नाम है मिशिगन। मिशिगन झील दूसरे नंबर पर है। तीसरी जो यहां पर झील है उसका नाम है यूरन झील, यूरन। चौथी जो यहां पर झील है उसका नाम है ईरी और 5वीं जो झील है उसका नाम है ओंटेरियो। तो ये देखिए ये 5 झीलें हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के महान झील क्षेत्र में स्थित 5 जिले हैं। इनका नाम है सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, ईरी और ओंटेरियो। इनमें से लेक सुपीरियर सबसे बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी झील। तो ये झीलों वाली बात क्लियर हो गई। आसपास की खाड़ियां जो है उनके बारे में चर्चा हो गई। अब बात करते हैं इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों की। कौन कौन सी नदियां हैं इस महाद्वीप की, तो सबसे पहले जो यहाँ की सबसे लंबी और सबसे प्रमुख नदी है उसी की बात करते हैं हम। तो यहां ये जो मैंने अभी महान झील क्षेत्र बताया था, यहीं से इसी जगह से यूरन झील से एक नदी का उद्गम होता है और वो नदी बह करके यहां से ये नदी बह करके और अपना पानी ले जा करके सेंट लॉरेन की खाड़ी में डालती है। अपना पानी कहां डालती है, सेंट लॉरेन की खाड़ी में डालती है और इस नदी का नाम भी सेंट लॉरेन रिवर ही है, सेंट लॉरेन नदी। सेंट लॉरेन नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सबसे प्रमुख नदी और इस नदी मार्ग से अभी मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुका हूं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर सेंट लॉरेन की खाड़ी में होकर के उत्तरी अटलांटिक जो जलमार्ग है उससे ये आंतरिक जलमार्ग जुड़ा हुआ है। ये आंतरिक जलमार्ग जुड़ा हुआ है जो कि इधर से सेंट लॉरेन नदी के माध्यम से बड़े बड़े जलपोत भी इस महाद्वीप के भीतरी भागों में आ सकते हैं। फिर यहाँ पर ये जो झीलें आपस में जुड़ी हुई है उनकी वजह से ये आंतरिक भागों में पहुंच सकते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा ये अनाज का और मांस का उत्पादक है और यहाँ से फिर व्यापार में आसानी रहती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं दुनिया की सबसे बड़ी अनाज और मांस की मंडी शिकागो यूएसए में ही है।
तो कुल मिलाकर के ये नदी, सेंट लॉरेन नदी, सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग प्रदान करने वाली नदी है दुनिया में। दुनिया में सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग कौन सा? सेंट लॉरेन का। और सबसे व्यस्त उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ने वाला उत्तरी अटलांटिक जो जलमार्ग है वो इसी जलमार्ग से जुड़ा हुआ है। दुनिया के दो सबसे विकसित महाद्वीप, एक तरफ पूर्व में यूरोप और पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने वाला मार्ग है, तो जाहिर सी बात है वो व्यस्त ही रहेगा। अगली बात, यहां इसकी एक सहायक नदी है जी, इसकी एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम है ओटावा। ओटावा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? सेंट लॉरेन की ही सहायक नदी है ओटावा नदी जो है। और क्लियर कर दूं, कनाडा की राजधानी भी ओटावा ही है। कनाडा की राजधानी का नाम भी ओटावा है और इस नदी का नाम भी ओटावा नदी है। हालांकि ये एक सहायक नदी है, लेकिन इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दुनिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात जो है ओटावा नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। नियाग्रा जलप्रपात को देखने के लिए दुनिया भर से लोग जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में जब उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होता है, यानी दिसंबर और जनवरी के महीने में, यह जो वाटरफॉल है ये जम जाता है, पूरी तरह से जम जाता है। इसका पानी जो बहता हुआ पानी है, ये हालांकि वाटरफॉल है, एक प्रपात है, लेकिन इसका पानी है जहां का जहां पर ही रुक जाता है, फिसल पट्टी बन जाती है एक तरह से पानी की, बर्फ है जैसे कि जैसे जम जाता है। इस दुनिया के अजूबे को देखने के लिए, नियाग्रा को देखने के लिए लोग नॉर्थ अमेरिका जाते हैं, और ये नियाग्रा फॉल जो है वो ओटावा रिवर बनाती है, जो कि सेंट लॉरेन की सहायक नदी है। क्लियर? भारत में भी एक जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात, उसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है, नियाग्रा से तुलना की जाती है। अदरवाइज नियाग्रा नॉर्थ अमेरिका में है, इंडिया में नहीं है, जो ओटावा नदी बनाती है। दूसरी जो प्रमुख नदी है इस महाद्वीप की, वो दूसरी प्रमुख नदी यहां रॉकी पर्वतमाला से निकलती है, यहां से रॉकी पर्वतमाला से निकल करके, और ये नदी जो है दक्षिण की ओर इधर बह करके और मेक्सिको की खाड़ी में अपना पानी डालती। मेक्सिको की खाड़ी में ये सिंचाई की दृष्टि, वो व्यापारिक मार्ग के हिसाब से, और सिंचाई नहर, और क्योंकि मैदानी इलाकों में बहने वाली नदी है, इसलिए इसका महत्व उससे भी ज्यादा हो जाता है। और इस नदी का नाम है मिसिसिपी। इस नदी का नाम है मिसिसिपी नदी। तो मिसिसिपी नदी कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। और यहां से एक नदी निकल करके इसकी सहायक नदी बनती है, इसका नाम है मिसोरी। तो मिसोरी और मिसिसिपी नदियां ये कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली नदियां हैं, और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में रॉकी पर्वतमाला से निकल करके और मेक्सिको की खाड़ी में अपना पानी ले जाती है। मिसिसिपी और मिसोरी, ये दो प्रमुख नदियां हो गई यहां पर। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, और ये रॉकीज के पश्चिम से निकलती, ये रॉकीज पर्वतमाला के पश्चिम में निकलती है, और विसर्प बनाती हुई ये जाकर के अपना पानी डालती है कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये अपना पानी कहां डालेगी? कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना ये पानी ले जाकर के डालती है। अब कैलिफोर्निया की खाड़ी में ये पानी डालती है, तो ये यहां से निकल करके कुछ पठारी भागों में से होकर के बहती है, और पठारी भागों में से जब ये बहती है तो गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का मतलब, जब पठारी भाग में कोई नदी प्रवाहित होती है तो वो पार्श्व अपर्दन नहीं करती है। पार्श्व यानी किनारों को नहीं काटती है। मैदानी इलाकों में जब नदी चलेगी तो वो किनारों को काटेगी, और पठारी इलाकों में चलेगी तो क्योंकि जो उसके किनारे हैं वो कठोर होते हैं, चट्टानों वाले होते हैं, इसलिए वो तल का अपर्दन करेगी, तले को काटेगी, और उसके काटने से लगातार उसकी गहराई बढ़ती जाएगी, और इस तरह से जो गहरी नदी बन जाती है उसको हम गार्ज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में चंबल भी कुछ दूर तक गार्ज में बहती है। जब एमपी से राजस्थान में प्रवेश करती है तो जो हमारा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो हाड़ौती का पठार जिसे हम कहते हैं, जो मालवा पठार का ही विस्तार है, उसमें जब चंबल बहती है तो तकरीबन 100 किलोमीटर तक गार्ज का निर्माण करती है। वैसे ही यहां एक नदी है, इस नदी का नाम कॉलोराडो नदी है।
इस नदी का नाम है कॉलोराडो, और ये गार्ज का निर्माण करती है। और विसर्प बनाकर चलने की वजह से, और एक विसर्प अगर बहुत ज्यादा गहरा गार्ज में तब्दील हो गया तो इस प्रकार से बने गार्ज को हम कैनियन कहते हैं। इस पर आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि गार्ज और कैनियन क्या होते हैं। तो ये कैनियन का निर्माण करती है, और ये जिस कैनियन का निर्माण करती है वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गहरा कैनियन है, उसका नाम है ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी बनाती है? कॉलोराडो नदी बनाती है। कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली नदी है, जो रॉकी से निकल करके कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना पानी डालती है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो स्काई फ्लाइंग करते हैं, आकाश से जंप लगाते हैं लोग, वो जंप लगाने के लिए कॉलोराडो नदी के इस ग्रैंड कैनियन में जाते हैं, क्योंकि ये ग्रैंड कैनियन 500 फीट गहरा है। 500 फीट की गहराई तक चला गया है अपर्दन करते करते नदी। ये इतनी गहरी, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गहरा कैनियन, ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी बनाती? कॉलोराडो नदी बनाती, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। तो ये इस महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इसके अलावा और भी छोटी बड़ी नदियां यहां पर है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा वो ये है कि यह जो महाद्वीप है इसमें डेजर्ट यानी वो मरुस्थल भी है। और वो मरुस्थल कहां है? तो ये मरुस्थल है इसके पश्चिमी भाग में, रॉकीज पर्वतमाला के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में। यहां पर ये वाला जो इलाका है ये मरुस्थलीय इलाका, ये वाला इलाका है, ये मरुस्थल है। यहां पर दो प्रमुख मरुस्थल है। एक का नाम है शेनोरन मरुस्थल, सोनोरन या शेनोरन का मरुस्थल, और दूसरा यहां पर मरुस्थल है उसका नाम है एरिजोना का मरुस्थल। एरिजोना का मरुस्थल शेनोरन या एरिजोना का मरुस्थल है। और इस मरुस्थल में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। वो प्रसिद्ध तो क्या, उसको कुख्यात कहना चाहिए, क्योंकि उसका नाम ही यही है। उस जगह का नाम है डेथ वैली, यानी मौत की घाटी। एरिजोना में डेथ वैली नाम की जगह है। वो जो जगह है, वो जो इलाका है, वो पूरी तरह से मरुस्थलीय बंजर इलाका है। वहां 10 सालों तक एक बूंद पानी नहीं गिरता, बारिश नहीं होती। 10-10 साल, 15-15 साल तक बारिश नहीं होती, यानी नहीं के बराबर होती है। कभी कभार बारिश वहां पर हो जाया करती है। बाकी दुनिया का सबसे शुष्क, दुनिया का अगर कभी पूछ ले कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है, तो यस, डेथ वैली, नॉर्थ अमेरिका का डेथ वैली जो इस मरुस्थल में है, ये दुनिया का सबसे शुष्क इलाका है। इसीलिए इसको डेथ वैली या मौत की घाटी कहा जाता है। यहां पर एक जगह है जिसका नाम है बेड वाटर। बेड वाटर नाम की जो जगह है, ये इस महाद्वीप का सबसे नीचा हिस्सा है। समुद्र तल से तकरीबन 80 मीटर ही उसकी हाइट है। तो वो हिस्सा यहीं पर है, और ये बेड वाटर के नाम से जाना जाता है। और ये जगह डेथ वैली के नाम से जानी जाती है। ये मरुस्थलीय इलाका है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का। तो ये हो गई डेथ वैली। यहां जो इसका मध्य वाला मैदानी इलाका है, जिसके बारे में मैंने बताया कि ये मक्का और खास तौर से गेहूं, मक्का और तंबाकू की खेती के लिए मशहूर है। ये जो घास के मैदान है, इनको प्रेरी के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? प्रेरीज या प्रेरी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एशिया और यूरोप के जो वो स्टेपीज के नाम से जाने जाते हैं। अफ्रीका में सवाना, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस, और ये नॉर्थ अमेरिका के जो घास के मैदान है, ये प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं। तो ये घास का मैदान प्रेरी, नॉर्थ अमेरिका, ये शीतोष्ण कटिबंधीय, मैं क्लियर कर दूं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो ये घास के मैदान हो गए, डेजर्ट हो गया, इसकी माउंटेन्स हो गई, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, इनके बारे में हमने जानकारियां ले ली। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यहां से ये जो जगह है, यहां से जहां से ये उत्तरी अमेरिका से जुड़ा,
दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ये वाली जगह। ये जो जगह मैंने अभी पहले लिखवा दिया था, ये पनामा देश है, यह है पनामा देश है। और इस देश के दक्षिणी छोर पर, जहां दक्षिणी और उत्तरी दोनों अमेरिका मिलते हैं, इसके दक्षिणी छोर पर यहां पर एक नहर बनाई गई है, एक नहर बना दी गई है जो कि इस कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, या यूं कहना चाहिए अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, क्योंकि कैरेबियन सागर, ये जो सागर है ये कैरेबियन सागर के नाम से जाना जाता है। ये कैरेबियन सागर दोनों यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये जो सागर है कैरेबियन सागर है, असल में अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है। तो इस कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से, मैं यहां बना देता हूं थोड़ा ऊपर, ये जो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप आ गया है, जैसे ये कैलिफोर्निया खाड़ी आ गई, और यहां से ये जो जुड़ा हुआ महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये उत्तरी अमेरिका, ये महाद्वीप जो भी मैंने बना उत्तरी, जो कि अभी यहां पर ये दिखाई दे रहा है। यहां पर ये जो सागर है ये कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर, जो कि असल में अटलांटिक महासागर का पार्ट है, ये अटलांटिक है। और इधर का जो ये महासागर है ये प्रशांत है, इस मानचित्र के हिसाब से, जो भी मैंने रेखा चित्र बनाया है, मानचित्र नहीं है। तो इस रेखा चित्र के पूर्वी भाग में ये जो कैरेबियन सागर है या अटलांटिक महासागर कह सकते हैं अपन, यहां इन दोनों महासागरों को जोड़ने वाली यहां पर एक नहर बना दी गई है, ये नहर, और इस नहर का नाम पनामा नहर ही है। इस नहर का नाम क्या है? पनामा नहर। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी व्यापारिक नहर है। दुनिया की पहली सबसे बड़ी व्यापारिक नहर मैं अफ्रीका महाद्वीप जब पढ़ाया था तब अच्छी तरह से बता चुका हूं कि मिस्र देश में लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो स्वेज नहर है वो दुनिया की सबसे लंबी व्यापारिक नहर है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे लंबी व्यापारिक नहर है वो पनामा है, जो कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में है और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये जलबंधक वाली नहर है। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सी नहर जलबंधकों वाली नहर है? फिर ऑप्शन में आ जाएगा कील कैनाल आ जाएगा, पनामा आ जाएगा, सुएज आ जाएगा या दूसरी आ जाएगा। तो ध्यान रखना है जलबंधक, जलबंधक का मतलब यह जो जगह है, ये जगह जहां पर ये नहर बनाई गई है, ये प्लेन नहीं है। प्लेन मतलब उसका जो धरातल है वो समतल न होकर के और बहुत ही ऊंचा नीचा है, यानी कि एक तरफ उस हाइट ज्यादा है दूसरी तरफ कम है। और ऐसी जगह पर नहर खोद करके दोनों सागरों को मिलाना तो संभव नहीं होगा, क्योंकि वो पानी तो, उस पानी का लेवल तो यहां है और इस पानी का लेवल यहां है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? जलबंधक बना करके और जो पानी के जहाज होते हैं उनको लिफ्ट करना पड़ता है। इसके लिए हजारों वाल खोलने पड़ते हैं, लिफ्ट करके और एक ब्लॉक से दूसरे वाटर ब्लॉक में ले जाके फिर तीसरे में, इस तरह से उसको हाइट पे ले जाया जाता है और उधर से जो जहाज आता है उसको खाली करके फिर लो लाया जाता है, नीचे लाया जाता है। इसके बारे में कभी मैं पनामा नहर के बारे में डिटेल से बताऊंगा। ये आज की तारीख में ये दुनिया का अपन कह सकते हैं मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसका अजूबा ही है। ये इंजीनियरिंग का जबरदस्त नमूना है। ये जो लोग पर्यटन के लिए जाते हैं केवल उसको देखने के लिए जाते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसके बारे में कभी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये पनामा नहर यहां पर है और ये पनामा नहर पनामा देश के दक्षिणी भाग में है, लेकिन यह जो जगह है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पनामा देश से ये जगह खरीद कर इसको नहर मंडल नाम दे दिया और यहां पर नहर का निर्माण करवा दिया। आज की तारीख में ये जगह संयुक्त राज्य अमेरिका की है, हालांकि ये पनामा देश में है लेकिन पनामा देश इसे बेच चुका है। अब इसका निर्माता कौन? तो वही व्यक्ति जिसने सुएज नहर का निर्माण किया था, फ्रेंच इंजीनियर मिस्टर फर्डिनेंड डी लेसेप्स। मैंने पहले भी नाम बताया है, फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने सुएज का भी निर्माण किया और उन्हीं इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने पनामा का निर्माण किया। मैंने पहले भी ये नाम लिखा था, फर्डिनेंड डी लेसेप्स, और ये फ्रांस के निवासी थे। बहुत ही जबरदस्त दो नहरें इन्होंने बनाई है और
सुएज नहर के निर्माण से अफ्रीका का पूरा चक्कर, केप ऑफ गुड होप होकर के आना पड़ता था, वो चक्कर पूरा का पूरा मिट गया। और इधर इधर तो इस जगह से इस जगह आने की भी इतनी बड़ी समस्या थी कि इधर से जाए तो बर्फ ही बर्फ और उधर से जाए तो भी बर्फ ही बर्फ। अंटार्कटिका महाद्वीप के पास जाकर के तकरीबन 7-8 हजार किलोमीटर दक्षिण में जाकर के और साउथ अमेरिका के राउंड लगा करके और घूम के वापस आओ और जाना यहां से यहीं पर है। बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ये व्यापारिक मार्ग खुलने से अब यहां से यहां आना बहुत ही आसान हो गया है। और ये मार्ग बहुत ही व्यस्त मार्ग रहता है क्योंकि इस पर टेक्नोलॉजी काम में लेनी पड़ती है। खैर, ये जो बात हुई, ये हमने बात की है पनामा नहर की, जो कि एक व्यापारिक नहर है। अब एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप के बारे में अपन करेंगे। और यहां देखिए, यह जगह जो आपको दिखाई दे रही है, यह अलास्का है, यह अलास्का है। और ये अलास्का जो है, यहां पर एक पार्क है जिसका नाम है येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क। दुनिया में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन येलो स्टोन नेशनल पार्क का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दुनिया का फर्स्ट नेशनल पार्क, दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान, दुनिया का पहला नेशनल पार्क अगर कोई है तो वो येलो स्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का स्टेट में स्थित है। और दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो यस, वुड बफेलो नेशनल पार्क, वुड बफेलो नेशनल पार्क। ये कहां पर है? ये वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और दुनिया का पहला नेशनल पार्क येलो स्टोन नेशनल पार्क अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगर आपको प्रकृति की विचित्रता देखनी है तो येलो स्टोन जाइए। येलो स्टोन नेशनल पार्क वो जगह है जहां पर नेचुरल गीजर्स है, नेचुरल गीजर्स। ये जो जगह है, यहां पर क्या पाए जाते हैं? नेचुरल गीजर। नेचुरल गीजर यानी कि धरती के अंदर की जो ऊष्मा होती है, धरती के अंदर की जो गर्मी होती है, उस गर्मी की वजह से जमीन के अंदर का भूगर्भ का पानी गर्म होकर के और जमीन के बाहरी दरारों से बाहर निकलता है फव्वारे के रूप में, और बहुत ज्यादा गर्म 100 डिग्री सेल्सियस तक का गर्म पानी इस जगह से निकलता है जमीन के अंदर से। इन्हें नेचुरल गीजर कहा जाता है। तो ये गीजर यहां पर है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा इलाका में, जब अभी रोकीज या आपको पहले बता रहा था कि कार्डिलेरा क्या होते हैं, तब मैंने बताया था कि जो ज्वालामुखी है हलचल और प्रक्रियाओं से बनी हुई जो स्थलाकृतियां होती है वो कार्डिलेरा कहलाती है। तो यहां पर ये ज्वालामुखी है, जो जगह है यहां पर ज्वालामुखी सक्रिय रहती है, तो इस वजह से यहां का जो ये इलाका है इसके धरातल के नीचे काफी हलचल है और वहां से पानी बाहर की ओर आता है। इतना ही नहीं है कि ये गर्म पानी बाहर से निकल रहा है, उसके आगे की कहानी है कि ये जो जिस जगह पर येलोस्टोन नेशनल पार्क है और जहां पर ये गीजर्स है, वो स्थान समुद्र तल से 4000 मीटर से भी ऊंचा है। समुद्र तल से 4000 मीटर से भी ऊंचा है का मतलब 4000 मीटर की ऊंचाई का मतलब है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान गिरता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो इस तरह से 4000 मीटर की ऊंचाई का मतलब हो गया पारा जीरो पर जाएगा, यानी तापमान जमाव बिंदु पे रहता है। जो जगह है जहां पर गीजर है वो जगह इतनी हाइट पर है कि वहां पारा जमाव बिंदु पर है, का मतलब चारों ओर बर्फ ही बर्फ, और जमीन के अंदर से निकल रहा है गर्म पानी, खोलता हुआ गर्म पानी, और वो फव्वारों के रूप में निकलता है। कई कई गीजर तो इतने तेज है कि उनकी 50-60 फीट तक पानी वो उछलता है। तो गर्म पानी ऊपर उछलता है, धरती पर वापस गिरता है और बर्फ बन जाता है, क्योंकि तापमान 0 डिग्री है। तो जमीन से निकलना गर्म और जमीन पे आकर के बर्फ में तब्दील हो जाना, यह अजूबा अगर किसी को देखना है, येलोस्टोन नेशनल पार्क अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। यहां पर रहने वाले जीव जंतु जब वहां भीषण ठंड रहती है तब इन गीजर्स की वजह से अपने शरीर को गर्मी दे पाते हैं और वो जीव जंतु आसानी से वहां पर सरवाइव कर पाते हैं।
खैर इसके बारे में अपन कभी और डिटेल से पढ़ेंगे जब कोई क्लास होगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाए तो ये अलास्का में है और यूएसए में है। और वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में है और दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो मैंने आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जो उसके भूगोल से संबंधित जितनी भी जानकारियां थी वो मैंने तमाम दे दी है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, इसके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए 5, 7, 8, 10, 20 क्लास भी हो सकती है। लेकिन यहां पर एक बात थोड़ी सी आप समझ लें कि यहां पर एक फंडी खाड़ी भी है जो कनाडा में है। और फंडी खाड़ी जो है वो ऐसी खाड़ी है जहां पर बहुत ज्यादा ऊंची लहरें जो है वो उठती है कनाडा की फंडी खाड़ी में। कुल मिलाकर के हडसन की खाड़ी, फंडी खाड़ी और सेंट लॉरेंस की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, यहां पर तेल निकाला जाता है बहुत ज्यादा, ये पेट्रोलियम। और यहां पर ये जो है कैलिफोर्निया की खाड़ी है। इस तरह से ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के बारे में आज की जानकारियां। अगली क्लास में अपन दक्षिणी अमेरिका के बारे में चर्चा करेंगे और दक्षिण अमेरिकी देशों के बारे में जानकारी लेंगे। एक लास्ट बात जो मैं बता देना चाहता हूं वो ये है कि मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था जब क्लास शुरू की थी कि ये जो जगह है सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस यहां बहामा द्वीप पर आया था। ये जो जगह है ये बहामा द्वीप जहां पर सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस आया 1492 में। ये बहामा के अलावा यहां पर और भी बहुत सारे द्वीप हैं जिनमें सबसे बड़ा है क्यूबा जिसकी राजधानी हवाना है। क्यूबा है यहां पर जो देश है वो हैती है। यहां पर ट्रिनिटाड और टोबैको है। एक छोटा सा देश जमैका है। क्रिस गेल को सभी जानते हैं, हुसैन बोल्ट को सभी जानते हैं, जमैका के रहने वाले। तो जमैका है, ट्रिनिटाड टोबैको है, हैती है, क्यूबा है। यहां पर एक प्यूर्टो रिको है, ये प्यूर्टो रिको। इसके अलावा छोटा बर्मुडा। कुल मिलाकर के ये 13-14 देशों का समूह है और ये कैरेबियन सागर में है, इसलिए इन देशों को कैरेबियाई देश कहते हैं। पहली बात कैरेबियाई देश। और इन देशों का समूह जो है ये संयुक्त रूप से कहलाता है वेस्ट इंडीज। जब हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज की तो वेस्ट इंडीज का मतलब इन सभी देशों का समूह है। वेस्ट इंडीज कोई एक सिंगल स्टेट नहीं है, ये इतने सारे देशों का एक समूह है जिन्हें वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। कभी मैं आपको ईस्ट इंडीज के बारे में भी बताऊंगा, जब एशिया के बारे में अगर कभी क्लास खुलेगी तो बताऊंगा ईस्ट इंडीज क्या है और वेस्ट इंडीज और ईस्ट इंडीज में क्या फर्क है, वेस्ट इंडीज क्यों इनका नाम है, ये मैं आपको पहले बता चुका। तो आज के लिए काफी है। धन्यवाद। जय हिंद।